बेटा अब हम लोगों ने जो स्टार्ट करा हमारा अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोल रहा है? फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैंने क्या करा है, एक दूसरे आयरन नेल को मैं इसके पास लेकर आया, तो आयरन नेल के ऊपर इस मैग्नेट की वजह से एक फोर्स लगेगी। आयरन नेल के ऊपर, सर ये आयरन नेल के ऊपर इस मैग्नेट की वजह से फोर्स लगेगी। ये हो सकता है पेन हमारा ऊपर की तरफ मूव करे, आयरन नेल या नीचे की तरफ मूव करे, आउटवर्ड मूव करे या इनवर्ड मूव करे, कहीं तो मूव करेगा, या ऊपर नीचे मूव करेगा या अंदर बाहर राइट लेफ्ट मूव करेगा, किसी एक डायरेक्शन में तो मूव करेगा ही करेगा। ये कहां मूव करेगा ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्टिविटी 12.7 में हमने क्या करा कि एक आयरन का कोई भी एक आर्टिकल लिया, पार्टिकल लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट ए बी, हमने इसके ऊपर वायर बांध दी, यहां पर वायर बांध दी, उसको मैंने हवा में लटका दिया इस तरीके से। हमने क्या करा, ये एक आयरन ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां पे वायर से लगा के मैंने इसको एयर में ऐसे सस्पेंड कर दिया, एयर में सस्पेंड कर दिया, और मैंने फिर क्या करा, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा अब जो कंडक्टर है वो किसकी तरह काम करेगा? मैग्नेट की तरह काम करेगा ये, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड किसके आसपास होती है? मैग्नेटिक फील्ड किसके आसपास होती है? मैग्नेट के आसपास होती है। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के आसपास होती है, तो अगर इसको एयर में सस्पेंड कर दूंगा, इसके अंदर से करंट पास कराएंगे तो ये ऐसा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा हमारा। मैंने क्या करा, एक दूसरा मैग्नेट यहाँ पे हॉर्स शू या नॉर्मल बार मैग्नेट इसके पास लेकर आया, इसके पास लेकर आऊंगा मैं, ये तो मेरे कंट्रोल में है, इसको तो मैंने हवा में टांग दिया था, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस के दूसरे के पास आएगी तो जो एयर में सस्पेंडेड है वो क्या करेगा, या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल। अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो ये एयर में क्या करेगा, मूव करेगा, या टुवर्ड्स द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट, या बाहर की तरफ मूव करेगा आउटवर्ड या इनवर्ड की तरफ ये मूव करेगा। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है ये? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, स्ट्रेच योर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच योर थंब, forefinger and the middle finger of a left hand such that they are mutually perpendicular to each other, such that they are mutually perpendicular। देखो ये हमारा थंब और फोर फिंगर में 90 डिग्री, ये फोर फिंगर और मिडिल फिंगर में 90 डिग्री, और ये हमारा थंब और ये क्या हमारा मिडिल फिंगर, दोनों में क्या है 90 डिग्री, तीनों हमारे 90 डिग्री पर हैं आपस में। क्लियर है ये चीज? सच दैट the first finger points in the direction of the magnetic field। first finger किस डायरेक्शन में है? magnetic field। then the second finger points in the direction of the current। then the thumb will point in the direction of the force on the conductor। जिसको हम लोग लिखते हैं, जो थंब होता है उसमें लिखते हैं हम लोग FMA, मतलब कि फादर मदर चाइल्ड। First finger points in the direction of magnetic field, second finger points the direction of the current, जो कि एम्पियर हो गया हमारा। क्लियर है? या फादर मदर चाइल्ड बोला था मैंने, ये लिख दिया फादर मदर चाइल्ड। फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सी क्या हमारा करंट, सेकंड फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। जो हवा में लटका हुआ था वो कहां मूव करेगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, वो किससे पता चलेगा? थंब से पता चलेगा। क्लियर है ये? अर्शिया ध्यान देना है। फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। थंब क्या देगा हमें? फोर्स ऑन द। अब इसको यूज कैसे करेंगे? सपोज करते हैं किसी में भी डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बेटा
राइट साइड पे। तो कंडक्टर पे फोर्स कहां होगा? फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इधर है। सेकंड फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का है ऊपर की तरफ। तो मेरा मिडिल फिंगर सेकंड फिंगर कहां हो गई? अपर डायरेक्शन में। फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड की बात करना है, सबने हाथ निकालो भाई, अपना हाथ को यूज करो। ये ऐसे नहीं होता भाई, ऐसा है ये ऐसे नहीं है, विक्ट्री भी नहीं है भाई, ये ऐसे है। तो ये हाथ को थोड़ा ढंग से इस्तेमाल करें। फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सबने करना है भाई। सेकंड फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट का है ऊपर की तरफ। तो थंब का है मेरा पीछे की तरफ, थंब का है। तो क्या हो जाएगा? इनटू द बुक या इनटू द पेज, फोर्स आ जाएगी हमारी। क्लियर है ये? दूसरे केस में करंट हमारा ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड हमने लेफ्ट पे कर दिया। फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का है। मैं अगर आपके साइड से ऐसा आ जाऊं तो ये रहा, फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करंट का है ऊपर की तरफ, तो करंट ऐसा है ऊपर हो जाएगा, तो करंट कहां पे है? ऊपर की तरफ। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, तो ये कहां पे हमारा? बाहर की तरफ है। क्लियर है ये? अब है बेटा, इसका मोटिव क्या है? हमें ये आइडेंटिफाई करने का कि कोई भी दो कंडक्टर्स को अगर आपस में मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आओगे तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी किसी कंडक्टर के ऊपर, वो निकालने की जरूरत है हमारा। अब हमारा अगर करंट जा रहा है लेफ्ट पे और मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऊपर की तरफ, तो फिर यूज करो फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। मिडिल फिंगर सेकंड फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अभी इधर जा रहा है हमारा करंट का जो गिवन है वो इधर है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपके साइड से आ जाता हूँ, आप ऐसे बैठे हुए हो, फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर ये ऐसा हो जाएगा। देन दी थंब, थंब का है अंदर की तरफ, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। हाथ घुमाना पड़ेगा सर, मैं आपके जैसे अगर बैठ जाऊं वहां पे, फर्स्ट फिंगर पॉइंट ऐसे उठाओ ना, फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर वो ऐसे हाथ को इधर घुमाओ, देन थंब कहां पे है? अंदर की तरफ। क्लियर है ये? घर आदमी ही होगा ये बात समझेगा, जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो राइट हैंड लगा रहा होगा, क्योंकि सिंपल सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना भाई? अगर लेफ्ट हैंड में तुम राइट हैंड लगाओ तो समझ पक्का ही नहीं आएगा। चौथा जो हमारा केस है वो ये रहा, करंट कहां पे है? राइट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का है नीचे, मैं आपके साइड से आ जाता हूं, ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड होता है ऊपर की तरफ है, बट मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे। करंट का है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो गया, करंट हो गया इधर। तो थंब कहां पे मेरा? अंदर की तरफ। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनटू द पेज हो जाएगा। करना पड़ेगा भाई आपको, 10 बार ट्राई करना पड़ेगा, तो एक बार में नहीं समझ आएगा। क्लियर है ये? भाटिया, भाटिया ने 2 खोले, तीसरा तो खोलने भूल गया भाई। ओ भाई ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे नहीं खोलने भाई, ऐसे खोलनी है फिंगर, ऐसे खोलना है। आओ भाटिया इधर आओ, हरदस तुम इधर आओ, आओ भाटिया। देखो भाई भाटिया का ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट किया ना, ये इधर खड़ा हो भाटिया, ये देख, ये वाला केस बनाते हैं, ये फिंगर ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगा हमारा। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ये सेकंड फिंगर का करंट, करंट कहां है? इधर है। तो ये हाथ को कहां घुमाएगा? ऐसे घुमाएगा। अरे गर्दन तो ऐसी रहेगी गर्दन ही घुमानी, ये हाथ इधर, करंट इधर, तो थंब कहां है? पीछे की तरफ। ठीक है? ये फर्स्ट फिंगर कहां है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट है भाटिया, अरे सीधा खोल, ये बार बार हाथ ऐसे कर देता है भाई, ऐसे इधर फिंगर आएगी इधर की तरफ, और थंब कहां है? अंदर की तरफ। समझ आ गई ये चीज? जाओ बैठ जाओ। क्लियर है ये चीज? तो आपको ट्राई खुद ही करना पड़ेगा हाथ से, वरना ऐसे ऐसे करते रहोगे, ऐसे फिंगर नहीं बनेगा भाई। ये ऐसे है, इन दोनों में 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ऐसे। क्लियर है ये चीज? पेपर में ये लॉ लिखने के लिए आएगा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम आएगा, मार्क कर लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल
Stretch the thumb, forefinger, middle finger of the left hand such that they are mutually perpendicular to each other. If the first finger points in the direction of the magnetic field and the second finger points in the direction of the current, then the thumb will point in the direction of the motion or force on the conductor. Clear है ये? Now devices that use current carrying conductors and magnetic field include the electric motors, electric generator, loudspeakers, microphones and measuring instruments. आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर सिलेबस में नहीं है, नए वाले एडिशंस में है। किसी के अगर स्कूल में मैम ने करवाया तो आपको मेरे को बता दीजिएगा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है हमारा, वो हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब जो भी हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें वायर तीन तरीके की होती है, एक होती है रेड, एक होती है ब्लैक और एक होती है ग्रीन। रेड वायर कौन सी होती है? रेड वायर वो वायर होती है जिसमें से करंट पास होता है, तो जिस वायर में से करंट पास होता है उसको बोलते हैं लाइव वायर। ब्लैक वाले में से करंट पास नहीं होता, वो सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करता है, तो वो होती है हमारी न्यूट्रल वायर। तीसरा होता है हमारी ग्रीन कलर की वायर जो कि हमारी कौन सी होती है? अर्थ वायर। अर्थ वायर हम कहाँ यूज करते हैं? उन अप्लायंसेस के साथ में जहां पे करंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, एसी, गीजर, टोस्टर्स, उस सब में हम लोग क्या यूज करते हैं? अर्थ वायर यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? अर्थ वायर यूज क्यों करते? क्या बोरी? हाँ भाई बोरी। तो हम लोग अर्थ वायर क्यों यूज करते हैं भाई? अर्थ वायर इसलिए यूज करते हैं कि जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं, सो देयर इज अ चांस कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो है करंट हमारा वो कहीं उसकी मेटल बॉडी में टच आ जाए, वो लीक हो सकता है। इसीलिए जो भी जो हमारी लिफ्ट भी होता है, तो लिफ्ट की जो पूरी आउटर बॉडी होती है उसको हम लोग अर्थिंग की वायर लगे होती है। बाय चांस कोई भी करंट अगर लिफ्ट की आउटर बॉडी में आया तो वो सारा का सारा इस ग्रीन वायर, अर्थ वायर से अर्थ के अंदर क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। तो जब भी घर बनता है या बिल्डिंग बनती है तो हम लोग एक रॉड बड़ी सी अर्थ के अंदर डिग कर देते हैं और उससे वायर सभी अप्लायंसेस से कनेक्ट हो जाता है हमारे सॉकेट्स में से। हमारा जो सॉकेट होते हैं, सॉकेट दो तरीके घर पे होते हैं, पावर सॉकेट। एक होता है सॉकेट में 3 होते हैं और एक में से 5 होते हैं। तो जो इसमें छोटे वाला होता है प्लग हमारा, वो पावर का नहीं होता, लेकिन जो आप देखोगे गीजर के, माइक्रोवेव्स के, इन सब के बड़े प्लग्स होते हैं, तो वो पावर प्लग्स होते हैं हमारे। तो पावर प्लग में जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना हमारा, वो पॉइंट हमारा होता है अर्थ, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसके थ्रू जो भी सर्किट में एक्स्ट्रा लार्ज अमाउंट में करंट बाई चांस फ्लो कर गया या लीकेज से फ्लो कर जाएगा, वो सारा अर्थ वायर से अर्थ के अंदर हमारा फ्लो कर जाएगा, जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स। क्लियर है ये? तो वायर तीन तरीके के होते हैं सर्किट में। एक कौन सी होती है हमारी? रेड, एक ब्लैक, एक ग्रीन। रेड होती है लाइव वायर, ब्लैक वाली होती है हमारी न्यूट्रल वायर, ग्रीन वाली कौन सी होती है हमारी? अर्थ वायर। अर्थ वायर हमारे किस लिए होता है कि सर्किट में अगर कोई भी करंट लीक हुआ तो उसके थ्रू सारा का सारा करंट हमारे कहाँ फ्लो कर जाएगा? अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसके बेसिस पे दो क्वेश्चन है, दोनों आपस में इंटररिलेटेड है। पहले के जमाने में हम यूज क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फ्यूज। अभी बुक में वही चल रहा है आज तक। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता था? हर रूम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता था, कुछ इस टाइप का, और इसके अंदर एक वायर होती थी। तो सर्किट के अंदर जो भी करंट पास होता था वो पहले हमारा इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर से पास होता था, फिर अप्लायंस पे जाता था। अगर करंट ज्यादा आ जाता था तो बीच की जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट कर जाती थी, जिससे हमारे जो आपके अप्लायंसेस है वो हमारे सेव हो जाते थे। बट इसकी जगह हम आजकल यहाँ क्या यूज करते हैं? एमसीबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ज्यादा करंट आएगा तो बाहर से ही एमसीबी ट्रिप डाउन हो जाएगा। पहले फ्यूज जो होते थे वो सर्किट बोर्ड के साथ ही लगते थे। अब हमारा क्या होता है? ये जो मेन पार्ट्स होते हैं सारे के सारे बाहर ही लगा देते हैं, हर रूम में नहीं लगा होता सर्किट में। क्यों नहीं लगा होता? हमने उसको रिप्लेस क्यों करा? क्योंकि जो हमारा फ्यूज होता था, अब रात के टाइम पे लाइट चली गई और हमने अगर फ्यूज वायर चेंज करते करते करंट तो सर्किट में फ्लो कर ही रहा था, सिर्फ उस फ्यूज ही तो खराब हुआ था, तो उससे हमें भी शॉक लग सकता था। तो इसलिए उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया? एमसीबी पे स्विच कर दिया, दैट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बाहर करंट ज्यादा आया तो बाहर से ही ट्रिप डाउन हो जाएगा, अंदर तक तो करंट पहुंचेगा ही नहीं हमारा। अब इसके अंदर दो चीजें होती है, रुक जाओ बेटा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा ओवरलोडिंग, और ओवरलोडिंग से होता है शॉर्ट सर्किटिंग।
पहला सीखेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होता कैसे है, जब भी हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाए, अगर रेड वाली वायर ब्लैक वाली वायर के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगी तो सर्किट में करंट क्या करेगा, अब्रप्टली ज्यादा फ्लो करने लग जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग से क्या हो जाता है, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोडिंग से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्लियर है ये चीज? सो मार्क कर लो इसको। A fuse in electric in a circuit prevents the damage to the appliances in the circuit due to overloading. Overloading can occur when a live wire and neutral wire come in direct contact. तभी कोई स्विच चेंज होना होगा, कुछ भी चेंज होना होता है तो भैया सबसे पहले काम क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन, वो हमारा जो भी जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो वहां पे टेप लगाया था उसके ऊपर, ताकि वायर्स आपस में कांटेक्ट में नहीं आए। This occurs when the insulation of the wires is damaged or there is a fault in the appliances. In such a situation, the current in the circuit abruptly increases, which causes short circuiting. The use of an electric fuse prevents the electric circuit and the appliances from the possible damage by stopping the flow of the unduly high current. The Joule's law of heating takes place in the fuse, which melts it to break the electric circuit. Now, overloading can also be occur due to an accidental hike in the supply voltage, since overloading is caused by connecting too many appliances in a single socket also. तो हमारे पास एक्सटेंशन कॉर्ड जो होता है, एक्सटेंशन कॉर्ड में बहुत सारे स्विचेस अगर एक साथ लगा देंगे तभी भी उस केस में क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा ओवरलोडिंग हो जाती है, और ओवरलोडिंग से हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो हमने दो चीज पढ़ी अभी। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है हमारा, जब आपकी रेड वाली वायर हमारी ब्लैक वाली वायर के क्या आएगा, कनेक्ट में आएगा। जब भी ब्लैक वाली वायर रेड वाली वायर के कनेक्ट में आ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? हम लोग एसी के साथ में 16 एम्पियर यूज करते हैं। एमसीबी जो आप लोग यूज करते हो एसी के साथ में 16 एम्पियर का यूज करते हैं। भाई क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे निकाला ये? हम लोगों ने पढ़ता क्या होता है कि V इक्वल टू आई आर, और एक हमने यूज कर दिया पावर P इज इक्वल टू VI। हमारा एसी क्या 1.5 टन का होता है, तो 1.5 टन का मतलब है 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट। 1.5 किलोवाट का मतलब हो गया 1500 होगी पावर उसकी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220। तो एक बच्चा कैलकुलेटर से भाई निकाल के बताए जरा, 1500 डिवाइड बाय 220 कितना होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.9। तो 7 एम्पियर्स हो गया। कितना हो गया ये? पर हम क्या यूज करते हैं, 16। भाई ऐसा क्यों यूज करते हैं? ऐसा इसलिए यूज कर सकते हैं तो कि 6.81 आ रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ड्रॉप भी तो हो सकता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 140 पे ड्रॉप कर गया तो 1500 बाय 140, तो फिर निकाल लो तो 11.10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हम लोग सेफर साइड पे इसलिए क्या यूज करते हैं, 16 एम्पियर को यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? है क्या ज्यादा हो गया, वॉट ज्यादा हो गया, पावर आ नहीं रही। अगर एसी मेरा 1.5 टन का तो 1500 होगा, एसी 2 टन का तो 2000 हो जाएगा। ये 220 आ जाएगी, 240 हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। आकर इनबिल्ट स्टेबलाइजर आ रहे हैं कि कोई लगाता है स्टेबलाइजर, कोई नहीं लगाता। तो गवर्नमेंट ने रूल ही कर दिया कि इनबिल्ट स्टेबलाइजर दे दो ताकि आग तो ना लगे किसी घर पे। ठीक है? क्लियर है भाई? गुड है भाई।